हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर रखा है। जो भी स्टूडेंट जिनका लेक्चर 1 लेक्चर 2 छूट गया है वो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर आएंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल देंगे तो घुलने के बाद वो धीरे धीरे टूटता है, उसमें से कुछ जुड़ता भी है, उसमें से कुछ जुड़ता भी है। कुछ समय के बाद आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कहते इक्विलिब्रियम हो गया, ये आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? तो इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करा था, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, पीओएच। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस करा आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। आज हम लोग पहले कॉमन आयन इफेक्ट देखते हैं। तो एक कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है, तो इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। करा फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 mCH3COOH यदि इसकी के वैल्यू, के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतना है। करा बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 mCH3COOH सॉल्यूशन का यदि CH3COOH की के वैल्यू इतनी है। सेकेंड में करा कि बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 mCH3COOH का यदि इसकी के वैल्यू 10⁻⁵ जानते हैं जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर इन 0.1 mSCH सॉल्यूशन। तो इसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने जा रहे हैं CH3COOH का। तो CH3COOH को अगर पानी में घोल देते हैं तो ये पहले घुल जाता और घुलने के बाद ये धीरे धीरे अपने आयन में टूटता है, उसमें से कुछ टूटेगा, उसमें से कुछ जुटेगा भी, और कुछ समय के बाद इसकी डिसोसिएशन स्थिर हो जाती है और डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल मिल करके एक इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमने कंसीडर करा एक वीक एसिड CH3COOH, इसे पानी में डाला, ये घुल गया और घुल करके धीरे धीरे अपने आयन में टूटा। कुछ समय के बाद इसकी डिसोसिएशन स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना अपने घोला सॉल्यूशन के अंदर, तो 0.1 मोल पर लीटर। ये 0 है, ये 0 है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन CH3COOH की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है आपने पढ़ा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है आपने पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हिंदी में कहें तो 1 मोल रिएक्टेंट में से जितनी डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाती है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, इसका मतलब 1 में अल्फा टूटेगा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, 5 में 5 अल्फा। तो 0.1 में कितना टूट जाएगा, तो 0.1 अल्फा। तो बचा कितना रह गया, तो 0.1 में से 0.1 अल्फा टूट गया, तो ये बचा रह गया 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार 1 मोल अगर यहाँ से निकलता तो 1 मोल इसकी फॉर्म होती है। 2 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी फॉर्म होती है। अगर 0.1 अल्फा निकला है तो ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, दिस। तो के अगर इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इफ के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट,
के अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना है, निकालना, तो उस रिएक्शन को कराते तब तक कराते जब तक रिएक्शन अस्थिर नहीं हो जाती। जब रिएक्शन अस्थिर हो जाती उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ही उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। आप शुरुआत में 1 मोल लेके करें, 2 मोल लेके करके 5 मोल लेकर के करें, बार बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो फिक्स ही आती है फिक्स टेम्परेचर पर। तो अगर के इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो के इक्वल टू क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, CH3COO माइनस की इक्विलिब्रियम पर। ये कितना आ रहा, तो 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा अपॉन ये 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये 0.1 कैंसिल हो गया। तो ये आपका के की वैल्यू कितना, तो 10⁻⁵ इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो बेसी आप कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो 10⁻⁴। तो अगर अल्फा को निगलेक्ट करें 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये 10⁻² आ रहा है, मतलब बहुत छोटा आ रहा है। इसे 1 माइनस अल्फा को लगभग बराबर कितना मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर 1, मतलब अल्फा को नेगलेक्ट मान रहे हैं 1 की तुलना में। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो 10⁻²। ठीक है। तो यदि 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड को पानी में हम घोलें और रिएक्शन जब इक्विलिब्रिएट कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आई, तो 10⁻²। ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम कराते हैं 0.1 मोल पर लीटर एस से सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग घोलेंगे 0.1 मोल पर लीटर ऑफ एसिटिक एसिड, 0.1 मोल पर लीटर ऑफ CH3COOH एज वेल एज, साथ ही साथ इसी सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो 0.1 मोल पर लीटर एसिड डालेंगे। सेकेंड वन, अब दूसरा का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। मतलब एक ही सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करा, तो 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड को घोले और इसी सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल पर लीटर HCl को घोलने जा रहे हैं। एक ही सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड को घोल रहे हैं और इसी सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल पर लीटर HCl को घोल रहे हैं। ठीक है। तब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले केस में जब 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड को वाटर में हमने डिजोल्व किया इक्विलिब्रियम तक, तो वहां पर अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 10⁻² आई। अब दूसरे केस में कह रहा है कि एसिडिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली, लेकिन किस में, तो 0.1 मोल पर लीटर HCl। मतलब एक ही सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल पर लीटर एसिडिक एसिड को घोले हैं और 0.1 मोल पर लीटर HCl को घोले। तो ये अगर मान लेते हैं पानी है, इसके अंदर 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड आपने घोला और इसी के अंदर अगर आपने 0.1 मोल पर लीटर HCl घोला, अगर ये सोल्यूशन है, इसी के अंदर आपने 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड घोला और इसी के अंदर 0.1 मोल पर लीटर अगर आप HCl को घोल रहे हैं, तो एसिटिक एसिड तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ये धीरे धीरे अपना टूटेगा 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 टूटेगा। और उसी सोल्यूशन के अंदर अगर आपने HCl घोल दिया, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियसली अगर इसी सोल्यूशन के अंदर अगर आपने HCl को घोल दिया, तो अगर इसी सोल्यूशन के अंदर आपने HCl को भी घोला, एसिटिक एसिड घोला, तो एसिटिक एसिड क्या है, तो शुरुआत में 0.1 मोल पर लीटर, HCl भी 0.1 मोल पर लीटर। अब एसिडिक एसिड तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, धीरे धीरे टूटेगा 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 टूटेगा, कुछ समय के बाद डिसोसिएशन शुरू हो जाएगी। तो मान लेते अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम पर अल्फा डैश है, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर अल्फा डैश है, यहाँ पर अगर अल्फा डैश है, तो आप क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, तो 1 मोल में से जितना टूटता है, 1 मोल में से जितना टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डैश, इसका मतलब 1 में अल्फा डैश, 2 में 2 अल्फा डैश, 3 में 3 अल्फा डैश, तो 0.1 में कितना टूटेगा, तो 0.1 अल्फा डैश। तो बचा कितना रहेगा, तो 0.1 में से अगर 0. अल्फा डैश टूट गया तो बचा रह गया इतना। ये बनेगा कितना, तो कोफिशिएंट के अनुसार 1 मोल अगर निकलता तो 1 मोल इसकी, 1 मोल इसकी, 2 मोल निकलता तो 2 मोल इसकी, 2 मोल इसकी। अगर ये 0.1 अल्फा डैश निकला है, तो ये 0.1 अल्फा डैश, 0.1 अल्फा डैश। और HCl भी सोल्यूशन के अंदर H+ देगा कितना, तो 0.1।
मतलब इस सोल्यूशन के अंदर जो H+ है वो कॉमन आयन है, मतलब एसिडिक एसिड भी सोल्यूशन के अंदर H+ पैदा कर रहा और HCl भी सोल्यूशन के अंदर H+ पैदा कर रहा। तो इस सोल्यूशन के अंदर H+ क्या है तो कॉमन आयन है, इस सोल्यूशन के अंदर H+ कॉमन आयन है, मतलब इस सोल्यूशन में एसिडिक एसिड भी H+ पैदा कर रहा और HCl भी H+ पैदा कर रहा। तो इस सोल्यूशन के अंदर एसिडिक एसिड भी H+ पैदा कर रहा और HCl भी पैदा कर रहा। तो जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लेते हैं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का आपको मैंने बताया है, किसी भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो उस रिएक्शन को कराइए तब तक कराइए जब तक रिएक्शन स्थिर नहीं हो जाए। मतलब यहाँ पर मतलब यहाँ पर कब तक कराएंगे, तो तब तक कराएं जब तक एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन स्थिर नहीं हो जाए। मतलब इस रिएक्शन को तब तक होने दीजिए जब तक एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटना बढ़ना बंद ना हो जाए, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटना बढ़ना बंद ना हो जाए। तो अगर मान लेते हैं कि K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, तो यहाँ K = क्या होगी, तो CH3 की कॉन्सेंट्रेशन कब, तो इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जब एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में घटना बढ़ना बंद हो गया, इनटू H+ की कॉन्सेंट्रेशन कब, तो तब जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन घटना बढ़ना बंद हो गया। तो यहां पर K की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे जी 10⁻⁵ है। एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पर, मतलब जब ये घटना बढ़ना बंद होगा उसमें कितना है, तो 0.1 अल्फा-डैश है। और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0.1 अल्फा-डैश प्लस 0.1, कि 0.1 कहां से लिखा है, तो HCl। इस सोल्यूशन के अंदर सिर्फ एसिडिक एसिड ही नहीं H+ पैदा कर रहा, इस सोल्यूशन के अंदर सिर्फ एसिडिक एसिड ही नहीं H+ पैदा कर रहा, बल्कि इस सोल्यूशन के अंदर HCl भी H+ पैदा कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि HCl जो पैदा किया है H+ किसी कोने में जाकर दुबक जाएगा कि भागो भागो उधर से एसिडिक एसिड का H+ आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होंगी, तो सारे सोल्यूशन के अंदर H+ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक एसिड, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन सोल्यूशन कितनी हो जाएंगी, तो एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन के कारण इतना आया है, एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन के कारण इतना आया है और HCl के डिसोसिएशन के कारण इतना आया है। तो जो कुल कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन के सोल्यूशन में होगी वो 0.1 अल्फा-डैश एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन के कारण प्लस 0.1 मोल पर लीटर HCl के डिसोसिएशन के कारण अपॉन एसिडिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 0.1 × 1 - अल्फा-डैश। अब ये कैंसिल हो गया जी। अब ये आपका क्या हुआ, तो ये 10⁻⁵ ये हो गया = अल्फा-डैश इंटू 0.1 अल्फा-डैश प्लस 0.1। अभी जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वेरी स्मॉल, अभी जैसा आपने देखा 10⁻², तो 0.1 की तुलना में 10⁻³ आ जाएगा, वो बहुत कम है। मतलब ये 0.1 अल्फा-डैश प्लस 0.1 को अगर आप आपस में जोड़िए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेग्लिजिबल आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो नेग्लिजिबल आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो नेग्लिजिबल। मतलब ये लगभग बराबर कितना हो गया, 0.1। और क्या, जो 1 - अल्फा-डैश होगा वो भी लगभग बराबर किसके हो जाएगा, तो 1। मतलब इसकी वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी। तो ये क्या हो आया, तो ये 10⁻⁵ = अल्फा-डैश इंटू, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसकी वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, तो नेग्लिजिबल मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। तो ये हो गया कितना, तो ये 0.1 अपॉन ये 1। तो यहाँ से अल्फा-डैश की वैल्यू कितनी हो गई, तो अल्फा-डैश की वैल्यू 10⁻⁻⁴ आया, ये आया। और इसके पहले अल्फा की वैल्यू कितना आया था, तो 10⁻² आया। अब देखिए 10⁻² बड़ा कि 10⁻⁴, कि ये 10⁻² बड़ा, मतलब 10⁻⁴ क्या है, तो छोटा है 10⁻² से। मतलब अल्फा-डैश जो आया आपका, अल्फा-डैश क्या है, तो लेसर अल्फा से। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमने क्या किया, तो पहले केस में 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड को पानी में डिजोल्व किए और वहां से अल्फा की वैल्यू हमने निकाला, मतलब वहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकाली, तो 10⁻²। अब उसी 0.1 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड को हमने 0.1 मोल पर लीटर एसिड में डाल दिया और यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो अल्फा-डैश की जो वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है, वो 10⁻⁴ आई।
तो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा आया था, लेकिन अब कब आया, कम आया। कि क्यों कम आया, क्यों कम आया? कि जिसमें आपने HCl डाल दिया। HCl डालने से क्या हुआ? तो ये तो ठीक ठाक इक्विलिब्रियम पर था, मतलब इधर अच्छा खासा H+ बना हुआ था, मतलब ये ठीक ठाक अपना इक्विलिब्रियम पे था। और इसमें आपने क्या करा? तो H+ बाहर से डाला। तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और उसमें अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लें कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो बैकवर्ड चला जाएगा। आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम बताया है कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है, 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 तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। अगर बाहर से आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, मतलब बाहर से अगर प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो क्या होगा? तो रिएक्शन फिर से अपने आप को इक्विलिब्रेट करने के लिए, फिर से अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? तो बैकवर्ड चला जाएगा। तब तक जाएगा जब तक फिर से वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पर न ले आए। तो यहां HCl डालने से क्या हुई? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, तो क्या हुआ? तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है? तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? तो ये कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? तो कॉमन आयन ध्यान दीजिए, ये इक्विलिब्रियम पर था, आपने सॉल्यूशन में HCl डाल दिया, मतलब H+ दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो कॉमन आयन के आने के कारण, ये कॉमन आयन के आने के कारण जो डिसोसिएशन है एसिटिक एसिड की, वो सप्रेस हो गई। तो कॉमन आयन के आने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन होती है वो सप्रेस हो जाती है। मतलब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अगर बाहर से आपने किसी सोर्स से H+ बढ़ा दिया तो बैकवर्ड चला जाएगा, या एसीटेट को बढ़ा देते तब भी बैकवर्ड चला जाता। जैसे हमने HCl डाला, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम सोडियम एसीटेट डाल देते तो एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता। अगर आपने इसमें HCl डाला, मतलब इस सोल्यूशन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो बैकवर्ड चला गया है, या इसके अंदर आप एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते तब भी बैकवर्ड चला जाता। या H+ अगर आप खींच लेते, कि कैसे खींच लेते? तो इसमें बेस डाल देते, थोड़ा सा बेस डाल देते, तो बेस क्या करता? H+ को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, तो फिर ये टूट करके आता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसमें अगर कॉमन आयन को, कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मूव कर जाता है किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? तो सेपरेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन के मौजूदगी में, कॉमन आयन के मौजूदगी में वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन होती है वो सप्रेस कर जाती है, घट जाती है। मतलब ये अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर इक्विलिब्रियम पर है, इसमें बाहर से अगर आप H+ डाल दीजिए या बाहर से आप एसीटेट डालिए, तो इसकी जो डिसोसिएशन है वो क्या होगी? तो बैकवर्ड चली जाएगी, मतलब घट जाएगी। इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं लिखा देता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट का डिफिनेशन। तो व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? तो ध्यान रखेंगे, सप्रेशन। सप्रेशन मतलब होता घट जाना, डिक्रीज कर जाना। सप्रेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ weak electrolyte, suppression in ionization of weak electrolyte due to presence of common ion is called common ion effect, is called common ion effect। तो ध्यान रखेंगे, कोई weak electrolyte की जो डिसोसिएशन होती है वो घट जाती है यदि उस सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयन डाल दीजिए। सिंपल याद रखना है, एग्जांपल तो जस्ट समझाने के लिए आपको मैंने दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो घट जाती है यदि उस सॉल्यूशन के अंदर हम कॉमन आयन को बढ़ा देते हैं। तो कॉमन आयन के बढ़ने से, सॉल्यूशन में कॉमन आयन के आ जाने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन है वो सप्रेस कर जाती है, घट जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या? तो सेपरेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ध्यान रखिए, एक होता है ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? तो यदि
किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हुआ है, उसमें आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर घटा दीजिए तो डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा। जैसे हमने करा ना कि एसिडिक एसिड में H+ की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिए HCl को डाल के, ऐसा भी कर सकते थे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन को हम घटा देते बेस डाल करके, OH- डाल करके, जैसे NaOH डाल देते, तो डिसोसिएशन और ज्यादा होने लगता है। तो उसे कहते हैं ऑड आयन इफेक्ट। तो जनरली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? तो सेपरेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के मौजूदगी में क्या होता है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस कर जाती है। कॉमन आयन की मौजूदगी में क्या होता? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस कर जाती है। तो व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? तो सेपरेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। नाउ अब हम लोग करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की आयोनाइजेशन। तो वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में टूटता है। वाट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट? डिसोसिएट फीबली, फीबली मतलब बहुत कम मात्रा, फीबली मतलब बहुत कम मात्रा, डिसोसिएट फीबली इनटू H+ and OH- ion in solution and establish equilibrium, और इस्टेब्लिश कर लेता है क्या? इक्विलिब्रियम। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर है तो वाटर टूटता है किस में? तो H+ और OH- में, लेकिन बहुत कम। कि कितना कम जी? तो एक अरब मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल टूट गया, एक अरब में से एक मॉलिक्यूल टूट गया, मतलब लगभग पूरा का पूरा बिना टूटे रह जाता है। एक अरब मॉलिक्यूल में से अगर एक मॉलिक्यूल टूट गया तो कहीं उसे नाम मात्र का टूटा। और आपके पास 1 अरब रुपया, उसमें से 1 रुपया अगर लॉस हो गया, आपके पास अरबों की संपत्ति है, पॉकेट से 1 रुपया गिर गया, तो क्या हो गया? कहिएगा कि मेरे पैसे चोरी होंगे, किसी से बोलिएगा तो नहीं। तो उसी तरह से है वाटर, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है? बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डिसोसिएट करता फीबली, बहुत कम मात्रा में टूटता है किसमें? तो H+ और OH- और इक्विलिब्रियम सेट अप कर लेता है। तो इफ K, what is the K? K is the dissociation constant. K is the dissociation constant of water. अगर हम लोग मान लें कि K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि किसी भी रिएक्शन का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो उस रिएक्शन को तब तक होने देते हैं जब तक रिएक्शन अस्थिर नहीं हो जाती। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, किसी भी रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो उस रिएक्शन को तब तक होने देते हैं जब तक रिएक्शन अस्थिर नहीं हो जाती। जब रिएक्शन अस्थिर हो जाती है उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो कहलाता है उस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू बार बार क्या आती है? तो सेम आती है। तो अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है तो K इक्वल टू क्या होगी? H+ की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इनटू वाट? OH- की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर, अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, दिस ये हो गई। अब देखिए, सिंस वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब बहुत कम मात्रा में, सिंस वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब बहुत कम मात्रा में सोचता। सो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होती रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। रिमेन मतलब लग रहता है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग कांस्टेंट। तो वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डिसोसिएट करता फीबली, फीबली मतलब नाम मात्र,
किस में? तो H प्लस और OH माइनस। इतना कम करता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होती है वो ऑलमोस्ट क्या रहता? तो कांस्टेंट रहता है। आपको याद रखना चाहिए जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब वाटर की जो मोलरिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन या कि ये मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वो लगभग होता है, आपको मैंने बताया था मोलरिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 55.56 मोल पर लीटर होता है। ये मोल कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट करता फीबली इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन एंड एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट करता फीबली इनटू H प्लस और OH माइनस आयन और एस्टेब्लिश करता है कि इक्विलिब्रियम। तो H2O क्या करा? तो H प्लस OH माइनस के साथ अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा है। तो अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है तो K इक्वल टू क्या होगी? तो H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन H2O कांस्टेंट। क्योंकि वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस कारण से बहुत कम मात्रा में टूटा, इतना कम टूटा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर किसी डिसोसिएशन कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कांस्टेंट आ जाता है, यदि किसी डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कांस्टेंट आ जाता है तो उन सारे कांस्टेंट को मिला करके एक साथ लिखते हैं, मतलब K इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिख देंगे। तो K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके हम लोग क्या लिख रहे हैं? तो KW। तो ये KW इज इक्वल टू व्हाट? तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिख रहे हैं जिसे हम KW। तो यहाँ पर KW क्या हुआ? तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर हुआ। तो वाटर की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है? तो वाटर की जो डिसोसिएशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है वो KW। तो वेयर KW क्या है? वेयर KW क्या हो गया? तो KW इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KW इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ionization of water, ionization of water, you are also called कहलाएगा क्या? पॉपुलरली कॉल्ड, ऐसे पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका नाम क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका पॉपुलर नेम क्या है? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW है क्या? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। KW क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसे पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये KW क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या पॉपुलरली से हम लोग क्या कहते हैं? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये एक रिलेशनशिप होगी, इसको आपको याद रखना है कि KW इक्वल टू क्या होता? तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर रहेगा तो ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। कोई भी सिस्टम बिना इक्विलिब्रियम के एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर है तो अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा इस तरह से। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर वाटर है तो अगर अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, मतलब ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होगी। अगर एक्वा सॉल्यूशन आया वहाँ पर ये लगा दीजिए, एक्वा सॉल्यूशन आया वहाँ लगा दीजिए, एक्वा सॉल्यूशन आया वहाँ पर लगा दीजिए। KW इक्वल टू क्या? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर KW क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जैसा मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड टेम्परेचर पर। तो KW क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर है। तो KW की वैल्यू भी क्या होगी? तो फिक्स होगी, फिक्स टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है? तो याद रखें रूम टेम्परेचर पर KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴, ठीक है? तो पहले इसे नोट डाउन करिए। तो ध्यान रखें किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर जब अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा तो उसमें सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितनी होगी? तो KW होगी, जहाँ पर KW क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो सिंस KW क्या है? तो इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
सो इट डिपेंड ऑन, इसलिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कैसे, तो एज कैसे, तो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था, log Kc2 अपॉन Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। उसी तरह से एज, तो Kw एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कैसे, तो इफ Kw1 क्या है, तो आनिक प्रोडक्ट, आनिक प्रोडक्ट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1, किसी टेम्परेचर T1 पर। Kw2 आनिक प्रोडक्ट है किसी टेम्परेचर T2 पर। देन log Kw2 अपॉन Kw1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो जो आनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो डिपेंड करता है किस इक्वेशन के आधार पर, तो log Kw2 अपॉन Kw1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब डेल्टा H क्या है, तो हीट ऑफ रिएक्शन। तो सिंस जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, या सिंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनाइजेशन होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो सिंस आयोनाइजेशन, चाहे वाटर हो, चाहे वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, ये इक्वेशन हम वीक एसिड के लिए भी लगा सकते थे। कैसे, तो यहाँ पर कहते Ka2 अपॉन Ka1, वीक बेस के लिए भी लगा सकते थे Kb2 अपॉन Kb1, वाटर के लिए भी लगा सकते। तो सिंस जो आयोनाइजेशन होता है, चाहे वीक एसिड का हो, चाहे वीक बेस का हो, या वाटर की हो, सिंस आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस में, या कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो अगर ये पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, दैट इज डेल्टा H क्या होगी, तो ग्रेटर देन 0। तो अगर आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये पॉजिटिव होगी, ये सारा पॉजिटिव है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, मतलब यहाँ 300 केल्विन से हम 600 केल्विन कर दें, तो 1/300 माइनस 1/600 करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनाइजेशन होती है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें डेल्टा H क्या होती, तो ग्रेटर देन 0 होती है। तो सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए तो सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर 300 से 600 कर दें, तो ये बड़ी वैल्यू 300 कर दिएगा, तो यहाँ पर 1/300 बड़ा होता है 1/600 से। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये log Kw2 अपॉन Kw1 ये ग्रेटर देन 0, मतलब log को हटाइएगा तो 10 की पावर ग्रेटर देन ये हो जाएगा, मतलब ये Kw2 अपॉन Kw1 क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब Kw2 क्या होगा, ग्रेटर देन Kw1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सिंस आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसलिए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो वैल्यू होगी किसकी, तो वैल्यू ऑफ Kw मतलब आनिक प्रोडक्ट की, तो सो वैल्यू ऑफ Kw गेट इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, तो इंक्रीज कर जाती है, ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसे ध्यान रखेंगे। तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे वाटर हो, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H पॉजिटिव होगी, इसलिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो Kw2 की वैल्यू होगी ग्रेटर हो जाएगी Kw1 से, मतलब टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, तो आनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये इक्वेशन होता है। दूसरा पॉइंट कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे
तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो इंक्रीज करनी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ध्यान रखें, नोट जो वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू है, वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू एट 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। इसीलिए हम लोग याद कैसे रखते हैं इस इक्वेशन को, इसीलिए हम लोग याद रखते हैं कि किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू और इज इक्वल टू कितना, तो 10⁻⁻14 कितना पर, तो 20। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको हर हाल में याद रखना होगा। उसे समझ लिए, एक्चुअली याद यही रखना है कि किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमेशा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितनी होती है, के डब्ल्यू होती है। और के डब्ल्यू क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, इतना होता है। तो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमेशा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस इक्वल टू कितनी होती है, तो के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है, इसको है ना, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सिंस हमने पढ़ा कि किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना, तो के डब्ल्यू। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, तो लॉग ले लेते हैं। तो अगर लॉग ले लीजिएगा तो क्या होगा, तो लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगी, तो लॉग A प्लस लॉग B इज इक्वल टू क्या, तो लॉग के डब्ल्यू। अब पढ़े लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, तो लॉग A प्लस लॉग B। तो यहाँ लॉग दोनों साइड, इधर भी लॉग लीजिए इधर ही लॉग, तो लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो लॉग H प्लस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू। अगर दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगी, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगी। तो यहाँ माइनस लॉग H प्लस को क्या कहेंगे, तो pH। माइनस लॉग H प्लस को क्या कहते, तो pH। माइनस लॉग OH माइनस को क्या कहते, तो pH। माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या कहते, तो जैसे माइनस लॉग H प्लस को pH, माइनस लॉग OH माइनस को pH, माइनस लॉग K को pK, माइनस लॉग KB को pKb, उस तरह से माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या कहा जाता है, pKw। तो ये pH प्लस pH इक्वल टू क्या होगी, तो pKw। अब अभी जैसा आपने पढ़ा कि 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो 10⁻⁻14। तो यहाँ पर अगर 10⁻⁻14 पुट कर दीजिएगा, तो ये 10⁻⁻14 पुट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा। तो ये तो सारे टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर हो तो आपको पहला पॉइंट याद रखना कि किसी भी टेम्परेचर पर एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू के डब्ल्यू होती है। या इसी को दूसरे फॉर्म में याद रखते हैं, PH प्लस PH इक्वल टू कितना, तो PKw। और PKw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, तो यहाँ 10⁻⁻14 पुट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर pH प्लस POH इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ 10⁻⁻14 पुट करें तो 14। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर pH प्लस POH इज इक्वल टू कितनी होती है, 14 होती है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ केस फर्स्ट में इन न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते किसे हैं, तो एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए OH माइनस के, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगी, तो H प्लस की जो सांद्रता होगी, H प्लस की जो मोलरिटी होगी इक्वल होगी OH माइनस की। तो सिंस आप जानते हैं किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होती है, तो दैट इज इक्वल टू वाट, तो ये KW। इसका मतलब क्या हुआ, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर ही है, तो H प्लस इज इक्वल टू वाट, तो ये KW। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो KW। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस इज इक्वल टू H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट KW।
तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू वाट अंडर रूट। तो या इसे आप लिख सकते हैं एच प्लस इक्वल टू वाट, तो ये के डब्ल्यू टू दी पावर कितना, तो हाफ। तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या करें, तो लॉग ले रहे हैं। तो अगर दोनों साइड अगर अपन लॉग ले लें तो क्या होगी, तो ये हो जाएगा जी लॉग एच प्लस इज इक्वल टू लॉग ये के डब्ल्यू टू दी पावर हाफ। तो ये हो गया लॉग एच प्लस इज इक्वल टू हाफ लॉग के डब्ल्यू, हाफ लॉग के डब्ल्यू। तो लॉग एच प्लस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू क्या हो, तो माइनस हाफ, या सीधे देखिए हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो ये माइनस लॉग एच प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, तो पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ये नहीं कहने का मतलब है तो ये, और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, थी। और न्यूट्रल सॉल्यूशन किससे कहते हैं, तो वह सॉल्यूशन इसमें एच प्लस इज इक्वल टू एच माइनस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट के डब्ल्यू हो जाएगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाएगा, तो पीएच कितना हो जाता है, हाफ पी के डब्ल्यू। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो 14 होती है। तो ये पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू 14 मतलब 7। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होती है। किसी कहेंगे 35 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तब, तो पीएच 7 से कम जाएगा। पीएच 7 से क्या होगा, तो कम जाएगा। क्यों, क्योंकि पी के डब्ल्यू की वैल्यू घट जाएगी। क्यों, क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर सोल्यूशन का पीएच 7 होता है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अगर के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के डब्ल्यू घट जाएगी। क्यों, क्योंकि निगेटिव है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब पी के डब्ल्यू घट जाएगा। जब पी के डब्ल्यू घट जाएगा तो पीएच भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की घटने लगेगी। तो याद रखें न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, तो 7 होती है। अगर हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 25 से 35 कर देंगे तब बिग मतलब वाटर की जो के डब्ल्यू है वो बढ़ जाएगा, मतलब पीएच क्या होगा, घट जाएगा। पी के डब्ल्यू बढ़ना मतलब पी के डब्ल्यू घटना मतलब पीएच घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ऐसे ये सब कॉमन चीज़ें हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्वा सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, तो घट जाता है, और टेम्परेचर घटाने से एक्वा सॉल्यूशन का पीएच बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ उतना नहीं है, बस ध्यान रखिए ये सभी काफ़ी है। एक्वा सॉल्यूशन में ये होता है या ये होता है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन में एच प्लस इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, तो भले इसे नोट डाउन करिए। नाउ इन एसिडिक सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन एसिडिक कैसे होता है। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या है, वो H माइनस। तो यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप एसिड डाल दीजिए तो एसिड जाकर सॉल्यूशन में क्या करेगा, तो H प्लस निकालेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगी, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, किससे, वो H माइनस से। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है H माइनस। उसी तरह से एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में एसिड डाल दीजिए, एसिड डालने से H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस इक्वल टू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता था, तो एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस ग्रेटर हो जाएगा OH माइनस से। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती थी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती थी कितना के, अंडर रूट के डब्ल्यू के। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी अंडर रूट के डब्ल्यू के। अगर दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये लॉग अगर ले लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड में क्या करिए, तो लॉग ले लीजिए। अगर हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड में तो क्या होगा, तो ये लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर हो जाएगी किसके, तो लॉग ये के डब्ल्यू टू दी पावर कितना के, तो हाफ के। तो ये लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगी किसके, तो हाफ ऑफ लॉग के डब्ल्यू के। अगर माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगी, तो ये माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू वाट, तो माइनस सॉरी ध्यान दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये माइनस लॉग H प्लस ये लेसर हो जाएगी किससे,
तो माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू, मतलब ये माइनस लॉग एच प्लस क्या हो गया, तो ये पी एच लेसर हो गया किसके, तो हाफ ऑफ माइनस लॉग के डब्ल्यू को कहेंगे पी के डब्ल्यू, जिसका मतलब पी एच क्या हो गया, तो लेसर हो गया किसके, तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, मतलब 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, तो 14, मतलब पी एच क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच हाफ पी के डब्ल्यू, जबकि एसिडिक सोल्यूशन का पीएच क्या हो गया, लेसर देन हाफ पी के डब्ल्यू, या 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच क्या हो जाएगा, तो लेसर देन 7 हो जाएगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस इक्वल टू H माइनस, या H प्लस ग्रेटर देन, न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस इक्वल टू H माइनस, या H प्लस इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू, जबकि एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस। उस तरह से इन अल्कलाइन सोल्यूशन भी कर सकते हैं, इन अल्कलाइन सोल्यूशन केस थर्ड में लिख लीजिए इसका पहले, उसका नोट करिएगा। इन अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन किसे कहेंगे, अल्कलाइन मतलब केस थर्ड ले रहे हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होगा, तो अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में बेस डाल दीजिए, बेस मतलब NaOH की वजह डाल दीजिए, तो सोल्यूशन में क्या होगी, तो OH माइनस की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब H प्लस क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा OH माइनस। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होती है, तो H प्लस इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू, तो इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी अंडर रूट के डब्ल्यू। ध्यान दीजिए, न्यूट्रल सोल्यूशन में H इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू, लेकिन बेसिक में क्या होगा, तो H प्लस लेसर हो जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू। अगर दोनों साइड लॉग ले लीजिए तो लॉग H प्लस क्या हो जाएगी, तो लेसर हो जाएगी लॉग के डब्ल्यू पावर हाफ के, मतलब लॉग H प्लस क्या हो जाएगी, तो लेसर हो जाएगी किसके, तो हाफ लॉग के डब्ल्यू। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, लॉग माइनस लॉग H प्लस ग्रेटर, मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्केल बना दीजिए इस तरह से स्केल, ये ऑब्वियसली दिस में, यहाँ पर पीएच कितना है, तो 7 है, 25 डिग्री सेल्सियस बना रहे हैं। जैसे जैसे पीएच क्या होगा, घटता जाएगा, सोल्यूशन क्या होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी, और जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा सोल्यूशन क्या होगी, तो बेसिक होती जाएगी। तो ऑब्वियसली पीएच, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना है, तो 7 है 25 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे जैसे पीएच घटेगा सोल्यूशन एसिडिक होगी, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा सोल्यूशन क्या होगी, तो बेसिक होगी। तो ये हो गया क्या, ऑन ऑफ वाटर। बस इसमें मेन पॉइंट यही है कि किसी भी एक्वा सोल्यूशन में हमेशा H प्लस इंटू H माइनस इक्वल टू क्या होती, तो के डब्ल्यू होती है, या PH प्लस PH इक्वल टू क्या होता, तो पी के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻14 होती है, या आपकी पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो H प्लस इक्वल टू H माइनस, है ना, एसिडिक है तो उसमें H प्लस की ग्रेटर हो जाएगी OH माइनस से, और बेसिक है तो H प्लस लेसर हो जाएगा ऑब्वियस OH माइनस के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा रिलेशन बिटवीन के एंड के वी फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, ठीक है। और आने की इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि इसके अंदर आयंस वगैरह बहुत सारी है ना, तो जनता को बड़ा थोड़ी सी परेशानी जैसी लगती है। लेकिन और परेशानी का एक और कारण होता है कि आने की इक्विलिब्रियम में जो सारी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेप्ट है वही यूज होती है। तो अगर आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम गोल है तो आने की इक्विलिब्रियम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी आपने पढ़ा है वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होती चली जाएंगी। इसीलिए पहले केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आने के इक्विलिब्रियम में आइएगा तो बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और आने के इक्विलिब्रियम में भी ऑब्वियसली वीडियो 1 मतलब लेक्चर 1 के वीडियो से देखना शुरू कर दीजिए तो ज़्यादा समय में आएगा, अदरवाइज बीच में तो परेशानी होगी, है ना। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, बेल आइकन को दबाइए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग दबाइएगा नहीं तब तक हमें उतना मज़ा नहीं आता है। तो सब्सक्राइब, लाइक और आइकन, बेल आइकन दबाने से मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।